नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तेल और गैस की कीमतों में संतुलन पर दिया जोर। ग्रेटर नोएडा में 13वें पेट्रोटेक सम्मेलन के उद्घाटन पर कहा, देश में सभी को ऊर्जा मुहैया कराने के लिए ब्लू फ्लेम क्रांति पर तेजी से काम जारी। पिछले 5 साल में 90% परिवारों तक पहुंचा रसोई गैस कनेक्शन। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में खतरे में करोड़ों जिंदगियां। दिल्ली में विश्व सतत विकास सम्मेलन कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बताया सबसे अहम कदम। राज्यसभा में गतिरोध के बीच एनआरआई विवाह रजिस्ट्रेशन बिल समेत 2 विधेयक पेश। कांग्रेस और टीडीपी समेत विपक्षी दलों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर शून्यकाल और प्रश्नकाल को किया बाधित। सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर जताई कड़ी नाराजगी। लोकसभा में अंतरिम बजट को दी गई मंजूरी। बजट पर सामान्य चर्चा के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार ने समाज के हर तबके के लिए किया काम। अंतरिम बजट में सभी वर्गों का रखा ध्यान। विपक्षी दलों ने उठाए बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में किया रोड शो। 4.5 घंटे चले रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में पार्टी को बनाएंगे मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेल और गैस महज व्यापार की वस्तु नहीं है, बल्कि लोगों की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री ने ये बात आज 13वें पेट्रोटेक सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि आज कई देशों के सामने इस बात की चुनौती है कि वो अपने नागरिकों को सस्ती, कुशल, स्वच्छ और सुनिश्चित ऊर्जा की आपूर्ति करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से सबके लिए ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और देश में ब्लू फ्लेम क्रांति गति पकड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को लेकर पेरिस में COP21 के जो लक्ष्य हमने तय किए थे, उन्हें हासिल किया जा सकता है और भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में देश के प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सामाजिक आर्थिक विकास का इंजन है और लोगों के पास ऊर्जा की स्वच्छ, सस्ती और समान आपूर्ति के लिए सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के चढ़ते उतरते दामों के दौर में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और संतुलित मूल्य निर्धारण की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तेल और गैस के क्षेत्र में पारदर्शी और लचीले बाजार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई। We need to move to responsible pricing, which balances the interests of both the producer and consumer. We also need to move towards transparent and flexible markets for both oil and gas. Only then can we serve the energy needs of humanity and in optimal manner. प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की तेज गति के लिए उपयुक्त मूल्य, स्थिर और स्थायी ऊर्जा आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। उन्होंने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अग्रणी एजेंसियां आने वाले वर्षों में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. Leading agencies such as
IMF and World Bank project the same trend to continue in the coming years. In an uncertain global economic environment, India has shown tremendous resilience as an anchor of the world economy. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी देशों से एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। India has been unprecedented reforms in the last 5 years in the energy sector. These reforms have accelerated our work in delivering energy justice to the poorest of the poor by adopting the 4 pillars visualized by Honorable Prime Minister Sri Modi. These are energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security are our guiding principles. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और सीईओ ADNOC डॉक्टर सुल्तान अल अहमद जावेर को लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड भी प्रदान किया। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। 12 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाजार और निवेशकों के अनुकूल विकास को दर्शाया जा रहा है। पेट्रोटेक 2019 में साझेदार देशों के 95 से ज्यादा ऊर्जा मंत्रियों और तकरीबन 70 देशों के 7,000 प्रतिनिधि शामिल हैं। पेट्रोटेक 2019 प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और अक्षय ऊर्जा थीम पर विशेष क्षेत्रों के साथ साथ 40 से ज्यादा देशों के लगभग 750 प्रदर्शक शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा भोजन की 3 अरबवीं थाली परोसे जाने के सिलसिले में पट्टिका का अनावरण किया। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है। अपनी 19 साल की यात्रा में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 12 राज्यों के 14,702 स्कूलों में 17,60,000 से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1500 बच्चों से ये अभियान शुरू हुआ था और आज 17 लाख बच्चों को पोषक आहार से जोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि अब बदली परिस्थितियों में पोषकता के साथ पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के हर बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य लिया गया है। अब तक इस मिशन के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को करीब 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिस गति से काम हो रहा है उससे तय है कि संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं। स्वास्थ्य का संबंध, सीधा संबंध पोषण से है, हमारे खाने पीने से है। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक पहुंचाने में सफल हुए तो अनेक जीवन बच जाएंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछले वर्ष राजस्थान के झुंझुनू से देश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन की गंभीरता को देखते हुए पिछले वर्ष सितंबर के महीने को पोषण के लिए ही समर्पित किया गया था। लोकसभा से आज अंतरिम बजट को मंजूरी मिल गई। इससे पहले बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। पिछले 4.5 सालों में सरकार ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। वित्त मंत्री ने सिलसिलेवार जानकारी दी कि पिछले सरकार के मुकाबले उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में पहले से कई गुना ज्यादा बजट दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनहित से जुड़ी योजनाओं पर सवाल उठाकर अपना गरीब विरोधी चेहरा दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट को लेकर भी झूठ फैलाया जा रहा है। कुछ आरोप लगाए गए कि मनरेगा में पैसा कम, पिछले बजट में 55,000 था, जरूरत पड़ी तो हमने 6,000 करोड़ अधिक दिया, इस बजट में 60,000 किया। जो ब्याज हाउसिंग लोन पे दिया जाता था वो कांग्रेस के समय 1.5 लाख था, हमने 2 लाख कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 था कांग्रेस के समय, हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी मिडिल क्लास पेंशनर्स के लिए कर दिया।
25,000 से बढ़ा के 1,40,000 1,40,000। 2014-15 में 25,000, 19-20 में 1,40,000। ये होता है मैडम काम करने का ढंग, ये होता है किसानों के लिए समर्पित सरकार का काम करने का। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई दलों ने बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए। Listed several measures its government has taken to increase employment, nearly 7 lakhs. But if you take the statistics, now only 20 lakhs only they have did it. Sir, what the measures you have taken previous, the government has failed to solve the unemployment problem, madam. You are facing this. But if you see the allocations, defense allocation, now 2018-19, it is only 2.84%, as against 23.38% of the UPA 1 regime. Just imagine, going day by day down. Because farmers are not organized themselves. They are disorganized. In last 5 years, how much protection has been, protest was made by the farmers? Any state, you take for example, how many farmers have died? This government has not been able to bring back the people who fled with banks' money. Nirav Modi, with 11,500 crores of Punjab National Bank, escaped. इधर राज्यसभा में आज भी गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीडीपी ने अलग अलग मुद्दों पर सदन में गतिरोध पैदा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभा पटल पर कई मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे गए। इसके बाद आसन की अनुमति से केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के खातिर ये विधेयक लाया गया है। Joel Oram to move for leave to introduce Constitution Tribes Amendment Bill. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend. Nothing shall go on record other than the minister. Please go back to your seat. Don't show posters. In relation to the state of Arunachal Pradesh. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sir, I introduce the bill. गतिरोध के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2019 पेश किया। Registration of marriages and non-resident Indians, very important thing. Srimati Sushma Swaraj to move for leave to introduce the registration of marriage non-resident Indians. Introduction only. Introduction. You can't stop introduction. The question is that leave is granted to introduce the bill. Those in favor will say aye. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is introduced. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीडीपी ने अलग अलग मुद्दे को लेकर अवरोध पैदा किया। कांग्रेस और टीडीपी के सांसद इस दौरान वेल में आ गए, जिसकी वजह से कार्रवाई में अवरोध हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलाने की बार-बार अपील की। आखिरकार सभापति को सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। We are not discussing the bill. It is only for introduction. One has to understand this. Simple. See, I have received some notice under 267. I have not admitted them. They can be discussed in President's address. Really, it seems to be the misfortune of the people that they have a situation like this. I can't help it. I am adjourning the House to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन में गतिरोध जारी रहा। माननीय सांसदगण, मैं आपसे पुनः अपील करना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय व पहले से आज के कार्यक्रम में निर्धारित विषय पर ही हम चर्चा करें। माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन पर बहस करें। कोई अन्य बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी।
अवरोध की वजह से सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। गतिरोध जारी रहने पर उपसभापति को आखिरकार सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। चूंकि हाउस ऑर्डर में नहीं है, द हाउस adjourned till 11 hours on Tuesday, 12th February 2019. पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में पड़ गई है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें दिल्ली में आज विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 के उद्घाटन के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास दुनिया के सभी देशों का साझा लक्ष्य है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस को स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सतत और समावेशी विकास में टिकाऊ खेती, शहरीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन शामिल हैं। Sustainable development is inclusive development. Let us not forget that more immediate impacts of climate change are felt by developing countries because of higher dependence on climatic variables, especially when it comes to agriculture and their limited capacities to adopt. In India, 54% of the people still depend on agriculture. Agriculture is our basic culture. So the government is also focusing enough attention to this issue of सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जैविक खेती और कीट नियंत्रण के प्राकृतिक साधनों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सतत विकास के लिए स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है और भारत इस विषय पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है। There is a need to make use of endless possibility of biotechnology and nanotechnology to develop a range of green products, including nano fertilizers. We should move towards more efficient systems of irrigation with more crop per drop as our mantra. Greater thrust has to be placed on organic farming and the use of natural means of pest control. उपराष्ट्रपति ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में भारत के वैदिक दर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन ने हमेशा उस निर्विवाद संबंध पर जोर दिया है जिसमें मानव और प्रकृति साथ साझा करते हैं। हमारी पारंपरिक प्रथाएं एक स्थायी जीवन शैली को दर्शाती हैं। इस कार्यक्रम में श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा के अलावा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हुए। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। संसदीय आईटी समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ को 25 फरवरी को समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। फेक न्यूज, राजनीतिक पक्षधरता और गोपनीयता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने पहले 7 फरवरी को ये बैठक बुलाई थी, जिसमें ट्विटर के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल होने के लिए कहा गया था। लेकिन सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से समय की मांग किए जाने के बाद बैठक 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज बुलाई गई इस बैठक में शामिल होने के लिए ट्विटर इंडिया के अधिकारी ही पहुंचे थे, लेकिन समिति से मुलाकात नहीं कर सके। संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ और उसके अधिकारियों को 25 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने समाज के सामने अंत्योदय का अभीष्ट लक्ष्य रखा। उनका आर्थिक चिंतन सर्वस्पर्शी भी है और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उनका अंत्योदय और एकात्म मानववाद लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर दिल्ली में हुए समर्पण दिवस कार्यक्रम में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक ऐसी पार्टी की परिकल्पना की जिस पार्टी का आधार नेता ना हो बल्कि कार्यकर्ता और संगठन हो। उन्होंने एक ऐसी पार्टी की कल्पना करी जो पार्टी के चलने का आधार
नेताओं का ऑरा न हो, वो पार्टी के चलने का आधार वो पार्टी का कार्यकर्ता और वो पार्टी का संगठन हो, इस प्रकार की पार्टी की रचना दीनदयाल जी ने। और उधर कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ में एक रोड शो किया जो शहर के कई इलाकों से गुजरा। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी हर राज्य में फ्रंट फुट पर खेलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया और नए प्रभारियों को विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काम करने पर जोर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान न सिर्फ चुनावी अभियान करेंगी बल्कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिजाज भी समझेंगी। बिना झिझके, बिना घबराए कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली में एक दिन का अनशन उन्होंने किया और कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग आंध्र प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान का मामला है। एन चंद्रबाबू नायडू के उपवास को समर्थन देने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई विपक्षी दलों के नेता धरना स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायडू के साथ उनके मंत्री, टीडीपी विधायक और सांसद भी धरने पर बैठे। अपना उपवास शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। एन चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं माने जाने पर एनडीए से अलग हो चुके हैं। 5% आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर समुदाय का आंदोलन तेज हो गया है। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारी लगातार चौथे दिन आज भी सवाई माधोपुर के रेल ट्रैक पर धरने पर बैठे। उन्होंने दौसा जिले के सिकंदरा में आगरा जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर दिया है। रविवार को धौलपुर में आंदोलन के हिंसक होने के बाद एहतियात के तौर पर कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। आंदोलन के चलते पिछले 4 दिन से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से ठप है और कई ट्रेनों को रद्द किया गया और कुछ ट्रेन के मार्ग बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की है। वहीं आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को कार्रवाई को लेकर आगाह किया है कि हम 5% लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप आक्रोश में या भावना में आकर के ऐसा कोई काम मत करो जिससे सारे राजस्थान की जनता भड़क उठे। यात्रियों को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को भी बैंसला जी को उनके साथियों को देखना चाहिए। धरना देने का क्या फायदा बता दीजिए। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप धरने से उठो, सरकार से वार्ता करो और सरकार के स्तर पर जो भी होगा संभव, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उधर मेघालय की राजधानी शिलांग में सीबीआई के कार्यालय में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से शारदा चिटफंड मामले में आज भी पूछताछ हुई। राजीव कुमार से सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन सवाल जवाब किया। राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड मामले में विशेष जांच दल की अगुवाई करते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिया है कि वो अल्पसंख्यक की परिभाषा के प्रतिवेदन पर 3 महीने में फैसला करे।
कोर्ट ने सोमवार को ये निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें मांग की गई है कि देश भर में सिर्फ उन्हीं लोगों को अल्पसंख्यक संरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इस मामले में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रव्यापी जनसंख्या के आंकड़ों की बजाय राज्यवार एक समुदाय की जनसंख्या के संदर्भ में अल्पसंख्यक शब्द को फिर से परिभाषित करने और उस पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 6 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने याचिका दायर कर सालों पुराने कानून में संशोधन करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन करने के लिए निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की मौजूदा स्थिति लोकायुक्त को उस स्तर तक पर्याप्त शक्तियां नहीं देती है जिस मकसद के लिए इसका गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुए शारदा चिटफंड घोटाले की जांच की निगरानी करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में कुछ निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि सीबीआई की तरफ से जांच को लेकर की जा रही कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। निवेशकों ने कोर्ट को दिए अपने आवेदन में कहा था कि सीबीआई को चिटफंड घोटाले की जांच का आदेश 2013 में दिया गया था। बावजूद इसके शारदा चिटफंड घोटाले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि वो चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करना नहीं चाहते। 166 साल से अधिक पुरानी भारतीय रेल अपने बेहद खास भाप इंजनों के धरोहर के साथ कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पूरे फरवरी माह को धरोहर माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 4 रेलवे जोनों और पहाड़ी रेलों पर जहां विशेष भाप इंजन दौड़ रही है, वहीं कई दूसरे आयोजन भी हो रहे हैं। समय के साथ भारतीय रेल ने तेजी से तकनीक को अपनाया है। साथ ही पुराने इंजनों, स्टेशनों, कोच, माल के डिब्बों और इमारतों को सहेजने का काम भी किया है। धरोहरों के संरक्षण के साथ रेलवे की कोशिश है कि आम लोग भी उसके अभियान से जुड़ें। इसके लिए फरवरी में रेलवे धरोहर माह मनाया जा रहा है। इसके तहत हेरिटेज वॉक, प्रदर्शनियां और बहुत से आयोजन फरवरी माह में हो रहे हैं। It's a very historic building and so many stories we can tell you about these buildings and various other places across the country. Some old towns like Ajmer. So several locations across the country we have heritage walks. So this brings the glory of steam, and these steam, as I told you, this was the power department. भारतीय रेल के पास करीब 230 पुराने भाप इंजनों का बेड़ा है। इसमें से कई 100 साल पुराने हैं। इनमें से 35 इंजन अभी भी काम कर रहे हैं। इनको संरक्षित करने का काम रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम सेंटर कर रहा है। इस माह अलग अलग इलाकों में इन भाप इंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को रेलवे के विकास, पुरानी तकनीक और विरासत की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के साथ क्षेत्रीय संग्रहालय अहम भूमिका निभा रहे हैं। The rich railway heritage of the locomotives, steam locomotives, the coaches, wagons, the bridges, heritage buildings like the CSMT, which is one of the World Heritage Sites. We are celebrating this Heritage Month across the country. देश के सबसे पुराने संगठनों में शुमार भारतीय रेल अपनी धरोहरों के संरक्षण में काफी आगे है। भारतीय रेलवे की 4 विरासत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। माथेरन लाइट रेलवे और कांगड़ा घाटी रेल भी आने वाले सालों में इस सूची में जगह पा सकती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।